बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 मोशन। तो देखिए, मोशन के बारे में पढ़ते हैं हम। तो सब कुछ जानते हैं मोशन, आप जानते होंगे मोशन क्या है। एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है एक किसी मूविंग बॉडी के लिए, ठीक है ना। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मूविंग बॉडी के लिए। अब जैसे कि आप जान रहे हैं मूविंग बॉडी का मतलब क्या है। बॉडी वो जो अपना पोजीशन चेंज करे उसको हम बोलते हैं मूविंग बॉडी, ठीक है। सपोज मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे इस पोजीशन पे आप खड़े हैं, ठीक है। आप कुछ समय के बाद आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, तो यही जो पोजीशन चेंज हुआ, यही पोजीशन से आप ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ गए, इस चेंज को हम कहते हैं मोशन। इस चेंज को हम कहते हैं मोशन। तो फिजिक्स के हिसाब से हम डिफाइन देख लेते हैं। मोशन हमारा डिफाइन होता है, आप साथ में लिख लीजिए मेरे साथ। द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point, ठीक है। तो समझिए बच्चों आप कि मोशन कब कहलाता है, अगर एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे, ठीक है। कंटिन्यूसली आप बोल सकते हैं या फिर रेस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं। कंटिन्यूसली नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विथ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो आप जिसे रेफरेंस बॉडी भी कहते हैं, इसका मतलब समझिए आप। सपोज एक बॉडी है हमारा, ए यहाँ पे है बॉडी, ठीक है। ये कुछ समय के लिए यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे था, और कुछ समय के बाद वो इस पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया। तो देखिए ये अपना पोजीशन चेंज किया, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया, ठीक है। तो ये पहला लाइन तो हमें समझ में आ गया। द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, ये समझ में आ गया। देखिए अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा है, ये पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। मैं सपोज अभी यहाँ पे हूँ और 15 मिनट या 20 मिनट के बाद मैं चला जाऊँगा कहीं गोल बाजार, बड़ा बाजार या फिर और कहीं पे, तो मैं अपना पोजीशन चेंज किया ना। पहले घर पे था, फिर चला गया बाहर, गेट से बाहर, फिर गेट से गाड़ी में बैठ के और आगे गया, रोड पकड़ा, तो मैं अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन चेंज करना मतलब कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे आइए, तो उसे हम कहेंगे मोशन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि विद रेफरेंस पॉइंट क्या है। हमेशा एक मोशन के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट मतलब आप कह सके, देखिए मान लीजिए मुझसे पूछा जाएगा कि मैं कैसे अपना पोजीशन चेंज किया, तो मैं क्या कहूँगा कि देखिए भाई 15 मिनट पहले मैं घर में था, घर के सामने खड़ा था। थोड़ी देर के बाद मैं घर से दूर आया और दूर आया, और उस तरह मैं रेफरेंस में दिया किसको दिया, घर को दिया। रेफरेंस को मैं अपना घर लिया, घर को रेफरेंस लिया, और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हमेशा रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। आप जा रहे हैं रास्ता में, बिल्डिंग वहीं पे है, रास्ते में बहुत सारे आप देखे होंगे घर से ना, रोड साइड में बिल्डिंग से रहता है, बिल्डिंग वहीं पे, आप आगे बढ़िए। तो बिल्डिंग क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो क्या मूव कर सकता है बिल्डिंग? नहीं, बिल्डिंग वहीं पे स्टेशनरी है, वो कांस्टेंट है, रुका हुआ। आप बिल्डिंग के पीछे थे, थोड़ा देर के बाद आप बिल्डिंग के सामने हो, और थोड़ा देर के बाद आप बिल्डिंग के आगे हो गए। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? वो बिल्डिंग हुआ।
उसके अकॉर्डिंग आपका पोजीशन चेंज हुआ। तो मोशन आप सबको समझ में आ गया होगा। मोशन क्या है, किसी एक बॉडी का मोशन, हम किसी एक बॉडी मोशन में हम कैसे कहेंगे, अगर वो अपना पोजीशन चेंज करे, ठीक है, पहले लाइन के हिसाब से, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट समझ में आ गया आपको, वो ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा हो, उसके रेस्पेक्ट में हम जो रेफरेंस दें। तो आप सबको समझ में आ गया मोशन क्या है, ठीक है। तो मोशन में आने के बाद, मोशन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं दो चीज़ जो हम जनरल लाइफ में डेली यूज करते हैं, वो है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आ गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएट समझा दे रहा हूँ और डिफाइन भी इसी के साथ कर दूंगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ, द एक्चुअल पाथ covered by a body, the actual path covered by a body। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, the shortest path, the shortest path from initial point to point, या पोजीशन आप लिख सकते हैं, to final point। अब इस बात को समझिए, सपोज हमारे पास, सपोज हम दो पॉइंट लेते हैं, सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है। अब आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी मुझे आना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के समय, सपोज मैं यहां से निकला और इस रास्ते में ऐसे ऐसे घूम के पूरा अपना आराम से एंजॉय करते करते घूम घाम के पूरा मैं आया, इस पॉइंट पे आया। तो देखिए यहाँ पे जब मैं आया हूँ अभी ए से बी, इस तरह घूम घाम के, यहाँ पे क्या कोई मेरा डायरेक्शन फिक्स था? क्या मुझे पता था कि हाँ इसी तरफ जाना है? नहीं, मेरा मर्जी के ऊपर था। मैं निकला ऐसे घूमा घूमा अपना मर्जी का, जहाँ मेरा मन था घूम घाम के पहुंचा बी पॉइंट। तो ये जो एक्चुअल पाथ में कवर किया हूँ पूरा, यहाँ से लेके ये जो पाथ मेरा है, जो भी मेरा रैंडम पाथ होगा, ठीक है, विदाउट एनी फिक्स डिस्टेंस, सॉरी डायरेक्शन, जो भी जिस तरफ से मैं घूम के आया, इस रैंडम पाथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। इसे आप कहेंगे डिस्टेंस, जिसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, आपका मर्जी, आप जहाँ भी चले गए, लेकिन आपको पहुँचना वहीं पे। पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करूँ, तो शॉर्टेस्ट पाथ, तो ए से बी जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है? अगर हम इस तरह से सीधे सीधे आ जाते, ये होता है इसका शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस पॉइंट को, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ है उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। तो यहां से हमें एक चीज मिल गया कि डिस्टेंस का सेकेंड पॉइंट मिल गया, द डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। डिस्टेंस में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको कोई डायरेक्शन नहीं दिखता, आपका मर्जी जहां जाना चाहिए, और जो एक्चुअल पाथ होगा वो आपका हो जाएगा डिस्टेंस। मान लीजिए इस तरह से आप जो घूम घाम के आए हैं डिस्टेंस में, इसमें आपने ट्रैवल कर लिया 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। पर जो सीधे सीधे आए उसमें आपने किया कवर 2 किलोमीटर, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट आपको एक पॉइंट मिला, द डायरेक्शन इज फिक्स्ड। आप समझ रहे मेरे बात को? तो जिसमें डायरेक्शन फिक्स ना हो वो हो गया डिस्टेंस, जिसमें डायरेक्शन फिक्स हो वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। हालांकि दोनों डिस्टेंस के हैं, इसलिए दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है। इट्स ऐसा यूनिट इज वही मीटर पर सेकेंड, इसका भी सेम होता है, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का यूनिट वगैरह सेम है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स। मान लीजिए ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है, कितना है? सर्कुलर ट्रैक है, जिसका सर्कमफेरेंस में बात करूं, अगर सर्कमफेरेंस आप समझते हैं ना, पेरीमीटर, हालांकि सर्कल नहीं बना, आप समझ लीजिए सर्कल है, तो इसका सर्कमफेरेंस है सपोज 3 किलोमीटर का। कितना किलोमीटर का? 3 किलोमीटर का। बॉडी ए आया, ए बॉडी सुबह आया जॉगिंग के लिए,
ठीक है, जॉगिंग के लिए, और बॉडी ए यहां से घूमना स्टार्ट किया, एक राउंड लिया और एक राउंड लिया, टोटल कितने राउंड किए उसने? 2 राउंड ने जॉगिंग कर लिया है, तो घूम रहा है। तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि कितना डिस्टेंस वो कवर किया, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक राउंड का जो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस 3 किलोमीटर है, बॉडी ए ने 2 बार सर्कल कंप्लीट किया, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू 3 किलोमीटर्स, डेट इज 6 किलोमीटर। पर अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करूं मैं, किसका? डिस्प्लेसमेंट का, तो हालांकि जैसे हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए, बॉडी ए कहां से स्टार्ट किया? इसी पॉइंट से स्टार्ट किया बॉडी ए जॉगिंग करना, और 2 बार घूम के उसी पॉइंट पे आ गया, तो ए पॉइंट से ए पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? पॉइंट ए से फिर से घूम के आके आप पॉइंट ए में आ गए, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया? 0 किलोमीटर्स, 0 किलोमीटर्स। तो यहां से आपको और एक पॉइंट मिल गया कि डिस्टेंस कैनॉट बी 0, पर डिस्प्लेसमेंट में आपको मिल गया डिस्प्लेसमेंट मे बी या कैन बी 0। बच्चों समझ में आ रहा ना बात? देखिए, डिस्टेंस में क्या था? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ। बॉडी ये 2 बार घुमा है, ठीक है ना, एक बार घुमा तो 3 किलोमीटर, 2 बार घुमा तो 3 किलोमीटर, तो एक बार घुमा 3 किलोमीटर, 2 बार घुमा 3 किलोमीटर, तो हो गया 3 इंटू 3, 2 बार 3 घुमा है ना, तो हो गया 6 किलोमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट था शॉर्टेस्ट पाथ। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गया तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया? 0 होगा। आप समझिए मेरे बात को, एग्जांपल और दे रहा हूं। सपोज हमको यहाँ से भुवनेश्वर जाना है, ठीक है, मुझको आज भुवनेश्वर जाना है और आज ही वापस आना है, कुछ काम नहीं, खाली जाना आना है। सपोज यहाँ से भुवनेश्वर हो गया 250 किलोमीटर्स। कितना किलोमीटर्स? 250 किलोमीटर्स। मैं यहाँ से कार स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट किया, गया भुवनेश्वर नॉन स्टॉप, वहीं से पहुंचा, फिर वहीं से वापस आ गया। तो देखिए, एक्चुअल पाथ में कितना कवर किया हूं? डिस्टेंस 250 किया, 250 आया, तो देन 250 किलोमीटर्स प्लस 250 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर्स। मैं बोलूंगा डिस्टेंस 500 किलोमीटर्स है। अगर ये गाड़ी में भाड़ा में लेता, रेंट पे लेता, जो आपका ट्रेवल्स का गाड़ी आता है, तो 500 किलोमीटर का वो रेंट ले जाता मुझसे। फिर फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे तो हाँ ठीक है, डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 250 जाने का, 250 आने का, यस इट इज 500 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताइए? डिस्प्लेसमेंट होगा आपका कितना किलोमीटर? डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर। क्यों 0 किलोमीटर हुआ? क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। मैं यही पॉइंट से निकला, इसी घर से निकला, भुवनेश्वर गया, वापस आ गया। इनिशियली स्टार्ट कहां से किया था? इनिशियल मतलब वो पॉइंट होता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कहां किया था? घर से स्टार्ट किया था चलना, मतलब गाड़ी में गया, घूम के आया, खत्म भी किया घर ही पे, फाइनल पॉइंट भी क्या हो गया? घर ही हो गया मेरा। दैट मींस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, दैट मींस द डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर्स। ठीक है ना? तो इसीलिए चार्जेस होता है डिस्टेंस पर किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो मुश्किल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होने से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और जो ट्रैवल वाला को, हमको ट्रैवलर वाला को, गाड़ी वाला को कुछ नहीं देना पड़ेगा। हम बोलेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, ठीक है, तो इसीलिए वो कैलकुलेट करते हैं किसमें? डिस्टेंस में। किसमें? डिस्टेंस में। तो आपको मेरे हिसाब से आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया पूरा अच्छा से। तब हम फिजिकल जितना भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, देखिए हम यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक होता है अपना वेक्टर क्वांटिटी, जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक है वेक्टर क्वांटिटी, एक है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप इसे लिख के रहिए, और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे इस समय मैं एग्जांपल्स जोड़ते जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं जितना पढ़ा उतना ही खाली लिखूंगा। वेक्टर क्वांटिटी याद रखिए, द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? द क्वांटिटी which have only magnitude but no directions।
समझिए, हम जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि वेक्टर क्वांटिटी, किस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे और किस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी क्या कहेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी का डिफाइन क्या है? द क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो सारे क्वांटिटीज जिनके मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड मीन सम वैल्यू, ठीक है ना, कुछ वैल्यू होना चाहिए, और डायरेक्शन भी है। इंपॉर्टेंट बात है ये डायरेक्शन। अभी जैसे मैं आपको पढ़ाया, ऊपर जस्ट पढ़ाया मैं डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन, यहाँ पे जस्ट मैं आपको पढ़ा रहा था डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस जो था आपका, डिस्टेंस जो था, ठीक है, डिस्टेंस में क्या आप डायरेक्शन देख रहे थे? जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट किए, देखिए जो लाल में है अपना डायग्राम, लाल में जो लाइन खींचा हूं आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्शन देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस इज विदाउट एनी डायरेक्शन, ठीक है ना, डिस्टेंस इज विदाउट एनी डायरेक्शन। बस गाड़ी स्टार्ट की, आपका हैंडल है, जहां मुड़ना मोड़ दीजिए, रास्ता जहां जा रहा जाइए बेफिक्र, उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। वी हैव नॉट टू थिंक अबाउट एनी डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन वाला सोचना नहीं है, हमारे पास बहुत तेल है गाड़ी में, ठीक है ना, अपना तेल बहुत है, अपना आराम से घूमने गए, मस्त तेल भरा है गाड़ी में, घूमने निकल गए। हालांकि अभी लॉकडाउन, अभी नहीं, बाद में। तो डिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि कोई डायरेक्शन ना हो। पर डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट में क्या था? डायरेक्शन फिक्स है, पूरा आपका डायरेक्शन फिक्स है, पूरा यहां से शॉर्टकट रास्ता में लेके जाना है, पूरा शॉर्टेस्ट पाथ जाना है, यहां से स्ट्रेट। समझ रहे हैं बात? तो जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों बताइए कि डिस्टेंस क्या होगा? अभी जितना मैं डिस्कस किया उससे बताइए कि आपको क्या लगता है डिस्टेंस क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? बच्चों मन में सोचिए। ठीक है, आपने सोच लिया होगा, तो मैं बोल रहा हूं, देखिए आपने सही सोचा कि नहीं। डिस्टेंस जो है आपका वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में हम कोई डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपना मर्जी के मालिक हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी का मैं पहला अगर एग्जांपल दूं, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस होगा ना। क्यों? क्योंकि हम भाई कोई डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं इसमें। और वेक्टर क्वांटिटी का पहला एग्जांपल क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि आप यहां पे डायरेक्शन देख रहे हैं, सीधा जाना है अपने को, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ रहा है ये सब, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूरा क्लियर हो रहा होगा। मैं अब यहाँ पे थोड़ा जगह स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आगे जो जो हम पढ़ेंगे उसको हम कैटेगराइज करेंगे, मैं फिर आके इस पेज पे लिखूंगा। तो आगे हम पढ़ते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बाद आता है हमारा टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन। क्या आता है? यूनिफॉर्म मोशन। हेडिंग दे दीजिए आप सब बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म अपना नाम में खुद कह देता है कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म क्या है बताइए? अगर आप देखें तो यूनिफॉर्म, आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, सब बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। जो बच्चा यूनिफॉर्म नहीं पहन के आता है उसे डांटा जाता है, क्यों नहीं यूनिफॉर्म पहने होते। यूनिफॉर्म हम बच्चों को इसलिए बोलते हैं पहनने के लिए, यूनिफॉर्म में सब बच्चे समान दिखे, ठीक है ना, सब बच्चे इक्वल दिखे। यूनिफॉर्म मतलब आपको रिप्रेजेंट करता है इक्वलिटी, सब इक्वल है, सबका यूनिफॉर्म सेम है, सब सेम है, कोई अलग नहीं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मतलब इक्वलिटी, तो उसी वर्ड को समझिए इक्वलिटी, और ये भी यहाँ पे इक्वलिटी आता है। क्या आया? मैं डिफाइन लिख दे रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का डिफाइन है, इफ ए बॉडी travels equal distance in equal interval of टाइम, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा था ना यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी, ठीक है, सिमिलरिटी, सब सेम है, सब इक्वल है। तो उसी तरह यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल में ऑफ टाइम, चाहे वो टाइम कितना भी छोटा ना हो, कोई इशू नहीं,
टाइम अगर छोटा है तो कोई इशू नहीं, ठीक है। समझिए बात को। सपोज यहाँ पे हमारा एक बॉडी है, ठीक है, ये अपना कार है, कार जैसे दिख नहीं रहा पर मान लीजिए कार है। कार स्टार्ट किया अपना पॉइंट ए से, कार स्टार्ट किया पॉइंट, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से बी है सपोज 2 किलोमीटर, कितना किलोमीटर से 2 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर आने में इसको लग गया सपोज 5 मिनट्स, ठीक है। उस तरह बी से पॉइंट गया सी, ये भी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, सेम इसको टाइम लगा 5 मिनट। सी से गया डी, ये भी 2 किलोमीटर है, इसे लगा 5 मिनट। डी से ए गया, ये भी 2 किलोमीटर है, सपोज इसे लग गया 5 मिनट। इस तरह देखिए आप, ये बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम में। ए से बी कितना डिस्टेंस बच्चों, ए से बी उसका कितना डिस्टेंस होगा 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर कितना टाइम लगा 5 मिनट। डी से सी अगेन 2 किलोमीटर 5 मिनट। मैं 5 मिनट ऐसे रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो 2 घंटा भी हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। अब ये अपना गाड़ी था, मान लीजिए हम पैदल हैं, ठीक है, यहाँ से ए से बी हमें जाना है, सपोज ए है अपने यहाँ पे पैदल है, ठीक है, पैदल चल रहे, ए से बी आया हमें, ये था सपोज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आने में मुझको 1 घंटा लग गया, कुछ भी टाइम लग सकता है ना, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। आराम से रुक रुक के आ रहा हूँ, स्लोली स्लो मोशन में आ रहा हूँ चल के। फिर बी से सी आया, ये भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर लग गया मुझको 1 घंटा। फिर सी से डी आया, ये भी 1 किलोमीटर है, इसे लग गया 1 आवर। उस तरह सी से डी आया 1 किलोमीटर, ये भी लग गया 1 आवर में। तो बच्चों देख रहे हैं आप, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, बच्चों पूरा क्लियर समझ में आ गया यूनिफॉर्म मोशन, कहीं पे डाउट है, ठीक है। देखिए कहीं डाउट है वीडियो पीछे कीजिए, बैक कीजिए 10 सेकंड 15 सेकंड, फिर देखिए, बार बार देखिए जब तक क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन क्लियर कीजिए कंसेप्ट। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एज इट इज सिंपल। तो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं लिखूं तो आप खुद समझ जाएंगे, इसको समझाने का दरकार नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन में था अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बच्चों, क्या होगा, इफ ए बॉडी, उसका अपोजिट, इफ ए बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों को अनइक्वल मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। दोनों अगर इक्वल कर दें तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप एक बॉडी एक चीज को अनइक्वल कीजिएगा। मैं डिस्टेंस को अनइक्वल किया हूं, टाइम को इक्वल रख दिया हूं। अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लीजिए उसको वो 4 किलोमीटर चला गया, वो 4 किलोमीटर चला गया वो 1 घंटा में, फिर नेक्स्ट 6 किलोमीटर चला गया 1 घंटा में, फिर नेक्स्ट 8 किलोमीटर चला गया 1 घंटा में, फिर गाड़ी स्लो कर दिया, फिर चला गया 2 किलोमीटर 1 घंटा में। देखिए तो क्या है टाइम, अगर हम 1 घंटा का गैप रखें तो पहला घंटा में कितना किलोमीटर गया, वो 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, फिर दूसरा आवर में वो कितना गया 5 किलोमीटर। मतलब अलग अलग टाइम, मतलब टाइम सेम है पर डिस्टेंस अलग होते जा रहा है। तो ये उस टाइप का मोशन को हम क्या कहेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। इसका ग्राफ आप देख लीजिए, मैं आपको ग्राफ नहीं बताया। मान लीजिए अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ये अपना ग्राफ है, सपोज मैं लिखूं इस तरफ डिस्टेंस और इस तरफ लिखूं टाइम, ये 0 0 है, 1 घंटा टाइम, 2 घंटा टाइम, 3 घंटा टाइम, 4 घंटा टाइम। डिस्टेंस है मान लीजिए 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे सपोज 20 किलोमीटर। 1 घंटा में बढ़ गया 5 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटा में बढ़ गया 5 किलोमीटर। 2 घंटा में यूनिफॉर्म है तो सेम जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। 3 घंटा में कितना गया बच्चों 15 किलोमीटर, 4 घंटा में गया 20 किलोमीटर। तो अगर हम इसका अगर एक डायग्राम बनाए, ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा बच्चों, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। उसी तरह अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाऊं, जो गया 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर्स, ठीक है। और इधर मैं अगर डिस्टेंस लिख दूं सपोज 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर,
15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये हमारा टाइम है और ये बच्चों है सपोज डिस्टेंस। तो सपोज 1 घंटा में बॉडी स्लो गया, 2 किलोमीटर खाली गया, तो यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे मतलब 5 के नीचे बनाया हूँ। 2 घंटा में गाड़ी स्पीड कर दिया पूरा भयंकर और 10 के ऊपर चला गया 12 किलोमीटर के हिसाब से। 3 घंटा में और ऊपर चल गया या नीचे आ गया, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो हमें इसको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ये कर्व ग्राफ मिल जाएगा। क्या ग्राफ मिलेगा? कर्व ग्राफ। ये स्ट्रेट नहीं होगा और क्या, ठीक है ना। ये तो डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर, स्पीड जा रहा है कि स्लो जा रहा है। स्लो जाएगा तो नीचे हो जाएगा कर्व, अगर और स्पीड कर दिया तो ऊपर हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेट नहीं जाएगा बच्चों। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आप सब जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा स्पीड बच्चों। क्या होगा? स्पीड। स्पीड क्या है बच्चों? आप बहुत तेज दौड़ते हैं, बोलते हैं ना मैं बहुत स्पीड दौड़ दिया। तेज, स्लो, तेज कैसे दौड़ते हैं आप तेज क्यों दौड़ते हैं? अगर हम स्पीड का फॉर्मूला देखें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बाय टाइम टेकन। समझ रहे बच्चों? तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा बॉडी, कितना समय में, कितना टाइम में, उसे हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। 1 मिनट बस, ये थोड़ा ठीक है बच्चों। तो स्पीड क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बाय टाइम टेकन। तो अगर हम इसका डिफाइन लिख दें, मैं आपको डिफाइन लिखा देता हूं। द स्पीड ऑफ द बॉडी इज, इसी को बस आपको वर्डिंग में लिखना है। द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ distance traveled by the body with respect to टाइम। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, स्पीड s हो जाता है, डिस्टेंस d से रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम होता है t से। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। और इसका अगर हम SI यूनिट का बात करें बच्चों, SI यूनिट का, तो डिस्टेंस बाय टाइम है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों? अभी हम किए थे, डिस्टेंस हमारा किस में दिया जाता है? मीटर में। SI में होता है उसका मीटर, और टाइम हो जाता है हमारा किस में? सेकेंड्स में। तो इसका SI यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो SI यूनिट हो गया हमारा, इस SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। कहीं डाउट है बच्चों? पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने का, जहां भी डाउट हो समझाने के समय आप उसको दोबारा देखिए। अगर नहीं क्लियर हो रहा है आप एक पेपर में लिख कर रखिए और कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिए, ठीक है, मैं बताऊँ। या फिर आप डायरेक्ट कॉल मैसेज कुछ भी कीजिएगा, मैं श्योर बताऊंगा। तो अब देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, क्या मैं इसे वेक्टर क्वांटिटी कहूंगा या स्केलर क्वांटिटी कहूंगा? थोड़ा सा सोचिए बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी होगा? कौन बता पाएगा सोच के? ठीक है, सोचिए। मैं जो आंसर बोलूंगा उसके बाद आप देखिएगा ये सही था कि या गलत था। आप खुद अपने आप को जज कीजिएगा कि आप सही सोचे थे या गलत सोचे थे। देखिए, ये जो है हमारा स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। स्पीड जो है हमारा, वो है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी बच्चों। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? सोचिए थोड़ा। देखिए, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो किससे दिया जाता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला किससे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बाय टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या था बच्चों?
डिस्टेंस हमारा था स्केलर क्वांटिटी, है ना। ऊपर देखिए, ऊपर हम लिखे हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी में है। स्केलर क्वांटिटी में ये रहा, स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल किसका दिए थे, डिस्टेंस का। और यहाँ पे हमको मिला फॉर्मूला स्पीड का, क्या, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी बाय टाइम। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर था तो स्पीड भी हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बच्चों, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया सबको स्केलर क्वांटिटी क्यों है। और जो बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, अभी तो बहुत बच्चे गाड़ी चला रहे होंगे, तो आप देखे होंगे जो गाड़ी का स्पीड दिखाता है उस डिवाइस को हम कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो स्पीड दिखाता है, और स्पीड दिखाता है तो क्या आप जब गाड़ी चलाते हैं, क्या आप एक डायरेक्शन फिक्स में चलाते हैं बच्चों कि इसी डायरेक्शन में हमको जाना है, नहीं। आप अपने मर्जी के हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हैंडल मोड़ते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो जब आप गाड़ी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो आप गाड़ी का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मतलब आप डायरेक्शन को ध्यान पर नहीं दे रहे। तो अगर डायरेक्शन ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कौन सा क्वांटिटी बन गया, स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड भी आपका क्या हो गया बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसको ध्यान पे रखिएगा कि स्पीड जो है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट देखें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का अगर हम डिफाइन लिख लें, क्या है, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। बच्चों अब एवरेज स्पीड क्या है, देखिए मान लीजिए मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए निकला, ठीक है, यहां से मुझको कहीं जाना है, तो मैं पहला कुछ दूर गया, स्पीड में कितना डिस्टेंस गया, सपोज यहां पे मैं थोड़ा चला गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गया 2 आवर्स में। फिर थोड़ा गाड़ी स्पीड कर दिया पूरा, और स्पीड कर दिया पूरा, ठीक है ना। तो मैं चला गया 10 किलोमीटर चला गया, सपोज 3 आवर्स में स्पीड कर लिया था गाड़ी, और स्पीड कर लिया मैं गाड़ी, तो मैं चला गया मान लीजिए, या स्लो कर लिया, सपोज स्लो किया, तो ये लास्ट का 1 किलोमीटर जो था वो मैं कवर किया अगेन 2 किलोमीटर में। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, ठीक ठाक स्पीड में था, 5 किलोमीटर 2 घंटा में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपना ऐसे कुछ रैंडम। फिर 10 किलोमीटर चला गया 3 आवर्स में, फिर 1 किलोमीटर चला गया 2 आवर्स में। तो यहाँ पे देखिए स्पीड क्या फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है ना। जब मैं स्टार्ट किया तो गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चला रहा था, फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी स्पीड किया, फिर थोड़ा देर के गाड़ी और स्लो कर लिया, ट्रैफिक था ना इसलिए। तो एवरेज स्पीड का डिफाइन क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस, कितना आपका टोटल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 5 10 1 सारा हुआ ना, सारा कवर किया ना, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम, पहला 2 किलोमीटर 2 आवर्स, फिर प्लस 3 आवर्स, फिर 2 आवर्स। तो टोटल हमारा एवरेज स्पीड क्या होगी, कितना हो गया, 16 किलोमीटर, 16 बाय ये हो गया 7, 16 बाय 7 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा स्पीड। ठीक है बच्चों, मैं किलोमीटर में टाइम दे दिया था, बाय आवर कर दिया था, डिस्टेंस को किलोमीटर दे दिया था, तो ये ऐसा यूनिट में नहीं है पर चलेगा, किलोमीटर पर आवर में। तो बच्चों आपको सबको समझ में आ गया होगा कि कितना उसका एवरेज स्पीड होगा, ठीक है ना। अब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दीजिए। अब आता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज़ भूल गया, मैंने कहा था आपसे कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मैं इसका एग्जाम्पल बढ़ाते जाऊंगा। तो स्केलर क्वांटिटी में हमको और एक एग्जाम्पल मिल गया, वो है स्पीड, ठीक है। चलिए
अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मीन्स मैं आपको बोल चुका हूँ सेम या कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना, या कांस्टेंट स्पीड। ये पूरा इक्वल है, ये आपको समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये इफ ए बॉडी travels equal distance in equal interval of time, ठीक है ना बच्चों। वही है जो यूनिफॉर्म अपना डिस्टेंस, यूनिफॉर्म जो मोशन था वही यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। बच्चों स्पीड क्या था हमारा? स्पीड था डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी हो जाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट of the body with respect to time, ठीक है ना। इफ जैसा दिख रहा है बच्चों, ये इफ नहीं इट है, वाह इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दें तो ये वेलोसिटी हमारा फॉर्मूला मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चलिए बच्चों अब मन में बताइए, मन में सोचिए कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए टाइम खत्म। ये वाला होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। लिखेंगे आप, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी भी होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए एक वेक्टर क्वांटिटी का हमको और एग्जांपल मिल गया, डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा क्या है? सॉरी वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। सबको समझ में आ गया वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस होता है स्पीड बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। सॉरी मैं उल्टा बोल देता हूं बार बार। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। बाकी वगैरह सारा सेम है। इसका एसआई यूनिट भी क्या होगा? इसका सेम एस डिस्टेंस। एसआई यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हमारा मेजर होता है मीटर में, बाय टाइम होता है किसमें? सेकंड में। सो इट्स एसआई यूनिट इज, बच्चों एसआई यूनिट क्या है इसका? मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन। जनरली इसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन। इसका डिफाइन लिख दीजिए। इट इज डिफाइंड एज the rate of change of velocity with time, the rate of change of velocity with time। देखिए बच्चों एक्सीलरेशन कहाँ से आया वर्ड? एक्सीलरेशन आप जनरली कॉमन टर्म में यूज करते हैं गाड़ी में। अगर बाइक स्कूटी आप देखे हैं, चलाए हैं, तो जो जिससे स्पीड बढ़ाते हैं उसे आप क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जैसे मुड़ते हैं घूं घूं करके आवाज आता है गाड़ी से, उसे आप कहते हैं एक्सीलरेटर। क्या कहते हैं? एक्सीलरेटर। जब गाड़ी का भी एक्सीलरेटर को मोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो गाड़ी स्पीड हो जाता है,
छोड़ देते हैं तो गाड़ी स्लो हो जाता है। एक्सीलरेटर उसका नाम उसीलिए पड़ा बिकॉज इट चेंजेस द वेलोसिटी, इट चेंजेस द वेलोसिटी। ठीक है, आपका गाड़ी, आपका ऐसा बाइक है, सपोज ये बाइक है अपना, आप इसके ऊपर बैठे हैं और यहाँ पे हैंडल आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलरेटर दिया, अभी आपका जो वेलोसिटी था या स्पीड, वेलोसिटी बोल रहा हूँ 30 मीटर पर सेकंड था, आप एक्सीलरेटर दिए और गाड़ी का स्पीड हो गया आपका सपोज यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो बढ़ गया ना, देखिए स्पीड पहले कितना था 30 था वेलोसिटी था, फिर बाद में कितना हो गया 50। इस चेंज को 30 से 50 होने के लिए सपोज आपको लग गया 5 सेकंड्स, कितना सेकंड्स लग गया 5 सेकंड्स, तो आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारा है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम बच्चों। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, क्या भी कोई सा भी चेंज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। बच्चों इस एग्जांपल में फाइनल वेलोसिटी कितना था, गाड़ी का फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया था 50 मीटर पर सेकंड, सो इट्स 50 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इनिशियली वो किस स्पीड पे था 30 पे था, बाय टाइम कितना सेकंड्स उसका लगा 5, इट इज 20 by 5 विच इज इक्वल्स टू 4। मैं यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं लिखा, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो जब गाड़ी का स्पीड बढ़ जाए, जो वेलोसिटी चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन। जब गाड़ी स्पीड में था और ब्रेक मारा, गाड़ी अब स्पीड में आ गया था, फिर ठीक है भीड़ आ गया, ब्रेक मारा, तो क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी विल रिड्यूस। गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड पे था, ब्रेक मारा 20 पे आ गया, तो कम हुआ कि नहीं बच्चों, 50 से 30 आ गया, 20 आ गया, कम हुआ ना स्पीड हम जनरली वर्ड में बोल देते हैं, पर एक्चुअल वेलोसिटी है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए हम डायरेक्शन फिक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, ये कंसेप्ट ब्रॉड है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, जब आपका वेलोसिटी बढ़ गया, जब गाड़ी का स्पीड बढ़ गया, तब हम कहेंगे उसे एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी कम हो गया या नेगेटिव आ गया तो उसे हम कहेंगे रिटार्डेशन। ठीक है बच्चों, लिखिए रिटार्डेशन, हेडिंग आपका RETARDATION, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको बात, रिटार्डेशन क्या है। तो रिटार्डेशन क्या है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं गाड़ी बाइक वगैरह सब में, तो जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी रिड्यूसेस, और उस समय क्या होता है, एक्सीलरेशन नीचे आता है या नेगेटिव जाता है। ठीक है ना, जैसे 50 था, ब्रेक मारे 20 हो गया, उस समय एक्सीलरेशन नेगेटिव चला जाता है या रिड्यूस हो जाता है, तो हम कहते हैं उसे रिटार्डेशन। बाकी सब सेम। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका बच्चों, सेम, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं फिर से स्टार्ट से, क्या क्या हमने आज पढ़ा आज के क्लास में। तो हमने स्टार्ट किया कहाँ से, मोशन से स्टार्ट किया। हमने समझा मोशन क्या है, अगर एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में समझाया था, वो ऑब्जेक्ट जो खड़ा है, ठीक है, जो अपना मोशन चेंज नहीं कर पा रहा पोजीशन, तब हम इसे कहते हैं मोशन। फिर हमने सीखा दो चीज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या था बच्चों, एक्चुअल पाथ, अपने हिसाब से जहां जाना जाइए, बिना डायरेक्शन का चिंता करते हुए बेफिक्र घूमना है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था, शॉर्टेस्ट पाथ, वही सी पर्टिकुलर रास्ता में जाना है बच्चों, जल्दी पहुंचना है, जल्दी घर में बोल के गया है, सीधा जाना है दुकान, वहीं से आना है, रास्ता चेंज नहीं होना चाहिए। तो डिस्टेंस में हमने पढ़ा कि डायरेक्शन इज नॉट फिक्स डिस्टेंस में,
और डिस्प्लेसमेंट ने पढ़ा कि डायरेक्शन इज फिक्स्ड। फिर बच्चों पढ़ा हमने दोनों का ऐसा यूनिट, दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, सेम है, मीटर पर सेकंड, सॉरी डिस्टेंस, ओहो मैं यहाँ गलती कर दिया था, डिस्टेंस है मीटर और ये भी मीटर है, ठीक है, मैं स्पीड का यूनिट लिख दिया था, सॉरी, ये मीटर है, ये भी मीटर है बच्चों, ठीक है, सॉरी उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो पर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ये पढ़ा बच्चों हमने। फिर हमने पढ़ा दो क्वांटिटी के बारे में, पहला क्वांटिटी हो गया वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा हो गया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या था, द क्वांटिटी व्हिच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। पर बच्चों स्केलर क्वांटिटी में क्या हो गया था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने एग्जांपल देखा। फिर पढ़ा हमने यूनिफॉर्म मोशन, फिर पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर स्पीड, फिर एवरेज स्पीड, ठीक है, फिर यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, फिर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, फिर लास्ट में हमने पढ़ा रिटार्डेशन के बारे में। होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा और आप ये करेक्ट कर लीजिएगा स्टार्टिंग नोट्स में, भूलिएगा नहीं। मैं यूनिट के जगह पे दोनों का डिस्टेंस स्पीड का मैं यूनिट दे दिया था, दोनों का यूनिट मीटर होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट क्या ऐसा यूनिट होता है, सिर्फ और सिर्फ मीटर, करेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, लिखिए नोट्स और